नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहंत सिंह। बुलेटिन में बात करेंगे तमाम उत्तराखंड की अहम खबरों की, लेकिन सबसे पहले बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से लौट चुके हैं और पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली से लौटते ही उत्तराखंड में सियासत परवान चढ़ने लगी है। बंद कमरे में कुछ नेताओं के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की, जिसके बाद सियासी गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सीएम के सचिवालय पहुंचते ही बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम भी देहरादून पहुंच गए और सीएम पुष्कर सिंह धामी से लंबी बातचीत की। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद रहे। बंद कमरे में हुई इस बैठक को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस दौरान यूकेएसएससी भर्तियों में हुई गड़बड़ियों को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही विधानसभा में बैकडोर भर्ती प्रकरण को लेकर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में धांधली और विधानसभा में बैकडोर भर्तियों को लेकर राज्य के युवा आक्रोशित हैं। लोगों द्वारा किए जा रहे विरोध को देखते हुए भर्तियों की जांच कराई जा रही है। वहीं हाल ही में बीजेपी के नेताओं की लगातार दिल्ली दौरे के बाद से चर्चा आम है कि पार्टी मंत्रिमंडल से कुछ चेहरों को हटा सकती है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार और कैबिनेट में नए चेहरों को शामिल किए जाने के कयास भी जोरों पर हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक के अगले ही दिन प्रदेश प्रभारी की सीएम से मुलाकात को खासी अहम माना जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक के दौरान राज्य में संभावित फेरबदल को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं। हालांकि बीजेपी के नेता इससे इनकार कर रहे हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि सचिवालय में हुई ये मुलाकातें सामान्य थी और इसमें केवल हरिद्वार पंचायत चुनाव जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई है। उधर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे समेत बीजेपी के 3 विधायक भी सीएम से मिले। वहीं सचिवालय में गुरुवार दोपहर पूर्व शिक्षा मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे, लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत और यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट ने भी मुलाकात की है। तो मुलाकात हुई है, मुलाकात में बात क्या हुई है, अब आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा। सहायता की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ जो आपदा का है, आपदा में जहां देहरादून और इस बार टिहरी जिले में इसके आसपास और धारचूला में काफ़ी नुकसान हुआ है, उसके संबंध में मैंने उनसे अवगत कराया और उनको कहा कि जो आपदा प्रबंधन संस्थान और एक शोध केंद्र उत्तराखंड में जल्द से जल्द बनना चाहिए। देश भर में लंपी वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड भी लंपी वायरस के मामलों से अछूता नहीं है, जिसको लेकर अब राज्य सरकार अलर्ट मोड में नजर आ रही है। इसी सिलसिले में प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पशुओं में फैल रहे लंपी वायरस को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों से लंपी वायरस की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के बाद पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने लंपी वायरस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में अब तक कुल 20,505 केस पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 8,028 पशु लंपी वायरस से पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लंपी वायरस की चपेट में आए 341 पशुओं की मौत हुई है। देहरादून में काम कर रही हैं 27 टीमें हमारी हरिद्वार में है, 27 टीमें हमारी देहरादून में कार्यरत है। पशुपालकों से ये निवेदन है मेरा आप सबके माध्यम से कि जितने भी पशुपालक हैं वो अपनी बीमा करा लें पशुओं का। हमारे सारे सरकारी गवर्नमेंट अस्पतालों के जो एनिमल हॉस्पिटल्स हैं उसमें बीमा आप करा सकते हैं जाके, बहुत कम दरों पे आपका बीमा होता है। तो बाई चांस 1% अगर आपके पशु के साथ की मृत्यु होती भी है तो आपका एक इंश्योरेंस अमाउंट आपको मदद करता है कवर करने के लिए। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कोटद्वार में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की गई। विकास कार्यों की प्रगति पर मंथन किया गया। तो कोटद्वार में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति और योजनाओं के बारे में इस बैठक में रितु खंडूरी ने जानकारी ली। विधानसभा अध्यक्ष ने जनहित की विकास परियोजनाओं में हो रही लेट लतीफी को लेकर कड़ी नाराजगी जताई और विभागीय अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई।
उन्होंने अधिकारियों को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जनहित के काम में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी और कहा कि अगर विकास परियोजनाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, भ्रष्टाचार अथवा अनावश्यक लेट लतीफी की सूचना मिली तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। खनन न्यास में हमें क्या मिल सकता है, तो इस तरह की जो बैठक हुई है उसकी आज हमने यहाँ पर बैठक ली है और मैं आशा करती हूँ कि धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी, चाहे वो रोड का डामरीकरण हो, हमारी इंटरलॉकिंग टाइल्स हो। अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा ने विकास भवन में समीक्षा बैठक की। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो डॉक्टर हैं वो बेवजह मरीजों को दूसरे अस्पतालों में रेफर ना करें। तो बीजेपी सांसद अजय टम्टा ने अल्मोड़ा के विकास भवन में समीक्षा बैठक की। यह बैठक स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज से जुड़े कामों को लेकर की गई। सांसद अजय टम्टा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोग स्वच्छता पखवाड़े के तहत अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, महिला चिकित्सालय और बेस चिकित्सालय में स्वच्छता अभियान चलाकर लक्ष्य निर्धारित कर काम करना सुनिश्चित करें। इस दौरान सांसद ने डॉक्टरों से कहा कि रोगियों के इलाज हेतु एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। इसके साथ ही मरीजों को यहां से बाहर उपचार के लिए जबरन रेफर न किया जाए। मेडिकल कॉलेज और अल्मोड़ा बेस हॉस्पिटल और महिला हॉस्पिटल, इन तीनों के लिए मैंने बोला है कि जो स्वच्छता अभियान भारत सरकार के माध्यम से चल रहा है उसके लिए एक अच्छी प्लानिंग करिए और जो कचरा हॉस्पिटल से निकलता है उसको कैसे हम डिस्ट्रॉय करने के लिए एक प्लानिंग करिए। जो अभी तक कर रहे हैं ये लोग, उससे बड़ी अब प्लानिंग करनी पड़ेगी क्योंकि मेडिकल कॉलेज बनने के बाद हमारे पास ज़्यादा वेस्ट आएगा। बुलेटिन में अब बात ओबीसी आरक्षण की भी कर लेते हैं। दरअसल उत्तराखंड में ओबीसी आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग की जा रही है। ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% किए जाने की मांग लगातार की जा रही है, जिसका दबाव सरकार पर बढ़ता जा रहा है। राज्य में ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने और क्रीमी लेयर का दायरा संशोधित करने की मांग जोर पकड़ रही है। आपको बता दें कि ओबीसी आयोग पहले ही राज्य सरकार से इसकी सिफारिश कर चुका है। इस संबंध में कई राजनीतिक दलों और ओबीसी नेताओं का कहना है कि उत्तराखंड बनने के समय ओबीसी के लिए 14% आरक्षण तय किया गया था। अब क्योंकि राज्य बने 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इस दौरान ओबीसी का दायरा भी बढ़ा है, तो पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाना बेहद जरूरी है। वहीं इस सिलसिले में हल्द्वानी नगर निगम सभागार में ओबीसी सर्वेक्षण के लिए गठित किए गए एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएस वर्मा की अगुवाई में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीएस वर्मा ने कहा कि आयोग ओबीसी को सही आरक्षण देने के लिए जो सर्वेक्षण कर रहा है उसमें कमियां हैं। यह सर्वेक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर हो रहा है। इस गणना के बाद साल 2015 में चुनाव हो चुका है। इसके बाद साल 2021 में जनगणना होनी थी। सरकार इस गणना को नहीं करवा सकी क्योंकि कोरोना उस वक्त पीक पर था। पहले जनगणना होनी चाहिए, तभी ओबीसी को सही ढंग से आरक्षण मिल सकेगा। पंचायतों के आंकड़े हमारे बहुत अच्छे रहे। हरिद्वार पंचायत का हमारा जो चुनाव हम करवा रहे हैं, वो जो आंकड़े थे उनमें करीब आधे 1-1.5% का अंतर रहा वोटों के आधार पे, और गहन जो परीक्षण किया गया आशाओं के माध्यम से जनसंख्या के हिसाब से, उस हिसाब से हमने किया है। और अगला जो स्थानीय निकाय का चुनाव होगा, उस स्थानीय निकाय के चुनाव के पहले या पंचायत चुनाव के पहले
हमको एक रिपोर्ट देनी है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मामलों में एक सुनवाई की गई जिसमें जो पंचायतों का आरक्षण था ओबीसी का, उसको चैलेंज किया गया था। तो जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना निष्कर्ष दिया है कि राज्य सरकार को ओबीसी के लिए आरक्षण करने का अधिकार है, लेकिन वो ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया होने के पश्चात ही आरक्षण को प्रभावी कर सकें। हरिद्वार में पंचायत चुनाव होने हैं और पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज नजर आ रही हैं। तमाम अधिकारी जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव निष्पक्ष तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, इसको लेकर कोई भी कोर कसर विभाग की ओर से नहीं छोड़ी जा रही है। तो हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। इस सिलसिले में सीडीओ प्रतीक जैन ने लक्सर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लक्सर और खानपुर क्षेत्र में बने मतदान और मतगणना स्थलों का निरीक्षण भी किया। सीडीओ के साथ लक्सर के एसडीएम गोपाल राम बिनवाल और चुनाव ड्यूटी में लगे कई अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। सीडीओ ने बताया कि पंचायत चुनाव की मतगणना और मतदान को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। 26 सितंबर को मतदान वाले दिन सभी पोलिंग बूथों पर पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रहेगी। इसके साथ ही मतगणना को लेकर भी तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि पूरा प्रयास रहेगा कि मतगणना को समय से पूरा कर लिया जाए। इसके लिए जिले में 280 टेबलें बनाई गई हैं, जिनमें से 36 लक्सर में हैं। को सहयोग दें ताकि पीसफुली हम इलेक्शंस को कंडक्ट कर सकें। काउंटिंग के लिए कितनी टेबल बनाई गई है? ये काउंटिंग के लिए यहाँ पे 36 टेबल बनाई हैं। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरे जनपद में हमने करीब 280 टेबल्स बनाई हैं काउंटिंग के लिए। लक्सर में हमने 36 टेबल बनाई हैं। तो इससे हमारा टारगेट यह है कि हम एक ही दिन में काउंटिंग का पूरा प्रोसेस कर पाएँ। जल्द ही सभी ब्लॉक्स में सारे आरओज और सारे बीडीओज मिलके सभी कैंडिडेट्स के साथ पूरी लिस्ट शेयर कर देंगे कि कौन सी टेबल पे कौन से बूथ की काउंटिंग की जाएगी। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर घमासान देखने को मिल रहा है। लगातार भर्ती घोटाले के बाद सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और इन सब के बीच विधानसभा में बैकडोर से भर्ती का मुद्दा भी खूब गरमाया हुआ है, जिसको लेकर अब जांच समिति की रिपोर्ट सामने आई है। और जांच समिति की रिपोर्ट के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने 250 नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। तो विधानसभा भर्ती मामले को लेकर जांच रिपोर्ट समिति ने गुरुवार की देर रात को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को रिपोर्ट सौंपी थी। जांच में यह पाया गया कि नियुक्तियों में अनियमितता के मामले में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी अब बड़ा कदम उठाती हुई नजर आ रही हैं। जांच में जो भी कुछ निकलकर सामने आया था, उसके बाद उन्होंने 250 नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। विधानसभा सचिवालय में विवादों से घिरी 250 नियुक्तियां रद्द करने की सिफारिश उनकी ओर से की गई है। अब इस मामले में सरकार फैसला लेगी। वहीं विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो बड़ी खबर उत्तराखंड से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने बड़ा कदम उठाया है। एक तो सचिव को सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं 250 जो नियुक्तियां हैं उनको रद्द करने की सिफारिश अब रितु खंडूरी की ओर से कर दी गई है। मतलब अब साफ है कि सरकार इस पर फैसला लेगी। सरकार क्या अब नियुक्तियों को रद्द करती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। रितु खंडूरी का कहना है कि जांच समिति ने यह माना है कि जो भी नियुक्तियां हुई थी वो नियम के खिलाफ थी। उनके लिए ना तो विज्ञापन निकाला गया और ना रोजगार कार्यालय से कोई आवेदन मंगाए गए, यानी कि मानकों का ध्यान नहीं रखा गया। जो भी प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। साफ तौर पर रितु खंडूरी ये कहती हुई नजर आ रही हैं। उनके मुताबिक देहरादून और गैरसैंण विधानसभा के लिए पदों का पुनर्गठन होगा। विधानसभा में 2011 से पूर्व भर्ती हुए कर्मचारी नियमित हो चुके हैं। इन पर विधानसभा अध्यक्ष विधिक राय लेंगे, यानी कि कानूनी जानकारों से वो सलाह लेंगे और उसके बाद ही किसी तरह का फैसला लेंगे। 2016 से 2022 तक की तदर्थ नियुक्तियां निरस्त की गई हैं, यानी कि 2016 से पहले की जो नियुक्तियां हैं उन पर किसी तरह की आंच नहीं आई है। 2016 के बाद से जो नियुक्तियां हुई हैं उन पर कहीं ना कहीं अब सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल हुई 32 पदों की भर्तियों को भी निरस्त कर दिया गया है। आरएमएस टेक्नो सोल्यूशन कंपनी को दिए गए 56 लाख के भुगतान पर सचिव की भूमिका भी संदिग्ध है और इसे लेकर उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। 2021 के ही उपनल से भर्ती 22 नियुक्ति रद्द कर दी गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने जो नियुक्तियां निरस्त की हैं उनमें 228 तदर्थ हैं और 22 उपनल के माध्यम से कुल मिलाकर 250 हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने सचिव मुकेश सिंघल को भी
सस्पेंड कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जब इस पूरे मामले को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि विधानसभा में नियुक्तियों से संबंधित मामला उनके सामने आया। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर जांच करने का अनुरोध किया। बकौल धामी उन्होंने कहा कि स्पीकर से कहा था कि जांच में यदि नियुक्तियां गलत हैं तो उन्हें निरस्त किया जाना चाहिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर रितु खंडूरी से कहा था कि अगर जांच में यह सामने आता है कि नियुक्तियां गलत तरीके से हुई हैं, मनमानी तरीके से की गई हैं, बैकडोर की भर्ती का घोटाला जो सामने आया है वो सही है, उसमें गड़बड़ छाला है, तो फिर जो नियुक्तियां हैं वो रद्द होनी चाहिए। और अब इसी पर बड़ा एक्शन विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने लिया है। उन्होंने नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। 250 नियुक्तियों को रद्द किया गया है। विधानसभा सचिव को भी सस्पेंड कर दिया गया है। उत्तराखंड में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जाल भी लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी कड़ी में उधम सिंह नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया है। उधम सिंह नगर जिले के झनकैया थाना क्षेत्र अंतर्गत राजीव नगर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के निरीक्षक बसंती आर्या की अगुवाई में एक घर में छापेमारी की गई। इस दौरान टीम ने 3 महिलाओं और 1 पुरुष समेत 4 लोगों को धर दबोचा। छापेमारी के दौरान 2 महिलाएं और 1 पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। आपको बता दें कि काफी वक्त से राजीव नगर में अनैतिक कामों के धंधे को अंजाम दिया जा रहा था, जिससे आसपास का माहौल काफी खराब हो रहा था और बच्चों पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा था। इस संबंध में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के निरीक्षक बसंती आर्या ने बताया कि राजीव नगर में काफी लंबे वक्त से ऐसी सूचनाएं मिल रही थी। बताया जा रहा था कि आसपास का माहौल गंदा हो रहा है और बच्चों पर भी इसका गलत असर पड़ रहा है, जिसके बाद मौके पर छापेमारी की गई, जहां 2 महिलाएं और 1 पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये थाना झनकैया क्षेत्र में पड़ता है हमारा, और सूचना काफ़ी टाइम से आ रही थी कि कुछ यहाँ पर अनैतिक कार्य हो रहा है, जो राजीव नगर में कोई महिलाएं अपराध में घर पे ही, जिससे जो है जो बच्चे हैं उन पर भी इसका असर पड़ रहा है, पूरा माहौल गंदा हो रहा है। कई लोग इसकी शिकायत करना चाहते हैं लेकिन पुलिस की मोहल्ले उधर की वजह से ये चुप रहते हैं। तो आज इसी सूचना पर हमने यहाँ पर छापामारी की, तो मौके पर हमें ये 2 महिलाएं और 1 पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में मिले, और जो ये करा रही हैं, जो मेन वहाँ की मालकिन है, वो किराए पर यहाँ पर कमरा लेके रहती। खबर बाजपुर से है, जहां नकली सीमेंट फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सुल्तानपुर पट्टी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बाजपुर में पुलिस और एसओजी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम ने सुल्तानपुर पट्टी के छोई रोड स्थित एक गोदाम में नकली सीमेंट की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से नकली सीमेंट से भरे 500 कट्टे और 900 कट्टे खाली बरामद किए हैं। इस दौरान पुलिस ने मौके से 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर की एसओजी टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि छोई रोड स्थित एक गोदाम में नकली सीमेंट की फैक्ट्री संचालित की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर उधम सिंह नगर की एसओजी टीम और सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस ने संयुक्त रूप से गोदाम में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मौके से खराब सीमेंट को बारीक कर दोबारा नए कट्टों में भरा जा रहा था। पुलिस ने मौके पर काम कर रहे 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए उधम सिंह नगर के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि एसओजी की टीम और पुलिस ने नकली सीमेंट से भरे 500 कट्टे और 900 खाली कट्टे बरामद किए हैं। उधर देहरादून पुलिस को भी बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि चोरी की घटनाओं में अब अंकुश लगता हुआ नजर आएगा। तो देहरादून पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है जो घरों की रेकी करते हुए चोरी करते थे। आपको बता दें कि पिछले दिनों आईएसबीटी चौकी के अंतर्गत एक घर में चोरी की गई थी, जिसमें करीब 7 लाख रुपए कीमत के सोने की चोरी कर
ली गई थी, जिसका खुलासा करते हुए एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि आईएसबीटी की चौकी पर आलो नाम के व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो कहीं बाहर गए हुए थे, जिसके चलते घर पर ताला लगा हुआ था, जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने घर का ताला तोड़ा और घर का सामान चोरी कर लिया, जिस पर एक टीम का गठन किया गया और जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार करते हुए चोरी हुए पूरे सामान को भी बरामद कर लिया है। और शाहरुख जो है वो बीएससी फर्स्ट ईयर का लड़का है, तो ये इनका आपराधिक इतिहास भी है। इसमें जो भी आभूषण गया था चोरी में, उसके 100% पुलिस ने रिकवर कर ली है। पुलिस को मेरे तरफ से 5,000 का मैं इनाम दे रहा हूं और ये बहुत कम समय में पुलिस ने रिकवरी करके एक अच्छा गैंग वर्कआउट कर लिया है। हापुड़ के रहने वाले हैं। खबर टिहरी जिले के नरेंद्र नगर से है, जहां राजमाता के वार्षिक श्राद्ध पर राजनेताओं का जमावड़ा लगा रहा। तो टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में राजमाता सूरज कुंवर शाह के वार्षिक श्राद्ध के मौके पर राजनेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। आपको बता दें कि राजमाता सूरज कुंवर शाह टिहरी से 8 बार के सांसद और टिहरी राजशाही के अंतिम महाराजा मानवेंद्र शाह की धर्मपत्नी थी। राजमाता सूरज कुंवर शाह राजस्थान के बांसवाड़ा रियासत के राजा की बेटी थी। 98 साल की उम्र में पिछले साल उनका निधन हो गया था। नरेंद्र नगर के राजमहल में राजमाता सूरज कुंवर शाह के वार्षिक श्राद्ध के मौके पर राजदरबार में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद दुष्यंत कुमार गौतम, हंस फाउंडेशन की संस्थापक माता मंगला, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल और पूर्व पर्यटन मंत्री दिनेश धने समेत काफी संख्या में विधायक मौजूद रहे। इस दौरान उपस्थित राजनेताओं समेत अन्य लोगों ने राजमाता सूरज कुंवर शाह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं देहरादून के कनॉट प्लेस में अधिकारी घरों और दुकानों को खाली कराने पहुंचे थे, लेकिन लोगों ने इसका विरोध कर दिया, जिसके बाद अधिकारियों को बेरंग वापस लौटना पड़ा। तो देहरादून के कनॉट प्लेस में घरों और दुकानों को खाली कराने गए अधिकारियों को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अधिकारियों को बेदखली की कार्रवाई किए बिना ही बेरंग वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें कि कनॉट प्लेस में बिल्डिंग को खाली कराते वक्त प्रशासन पुलिस बल के साथ कनॉट प्लेस में करीब 150 घरों और 70 दुकानों को खाली कराने पहुंचे थे, जहां लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया, जिसके बाद अधिकारियों ने बेदखली की कार्रवाई को रोक दिया और वापस चले गए। आपको बता दें कि दिल्ली के कनॉट प्लेस की तर्ज पर 40 के दशक में हुई इस इमारत के निर्माण के बाद यहां 150 से ज्यादा परिवार और 70 के करीब दुकानें बनाई गई। साल 1930 से 40 के दशक में देहरादून की यह पहली इमारत थी जो 3 मंजिला बनी थी। उस वक्त देहरादून के धनी सेठ और बैंकर्स रहे मनसाराम ने दिल्ली के कनॉट प्लेस की तर्ज पर इसे बनवाया था। मनसाराम ने बॉम्बे से आर्किटेक्ट को बुलाकर इस बिल्डिंग का निर्माण कराया था। इसके निर्माण के लिए सेठ मनसाराम ने भारत इंश्योरेंस से 1,25,000 रुपए लोन लिया था और इसे मुख्य रूप से विभाजन के वक्त यहां आने वाले लोगों के लिए तैयार किया गया था, जिससे लोग यहां अपना व्यवसाय कर सकें। लेकिन अब इसे खाली करने और उसके बाद जमींदोज करने की कवायद तेज हो गई है। इस इमारत में करीब 82 साल से दुकान चला रहे दुकानदार बता रहे हैं कि 24 रुपए किराए पर उनके पिता ने मनसाराम से दुकान किराए पर ली थी। तब से ये दुकान उनके पास है, लेकिन LIC उनको बाहर करने के लिए हर कोशिश कर रही है। यहां रह रहे लोगों का आरोप है कि इस ऐतिहासिक भवन को गिरासू करार देने के लिए कई फर्जी रिपोर्टें भी लगाई गई हैं, जिसके पीछे LIC की मंशा यहां से लोगों को बेदखल करवाना है। हालांकि अब कोर्ट की ओर से भी इसे खाली कराने का आदेश दे दिया गया है। उधर प्रशासन की ओर से भी इमारत को खाली कराने की कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। मन में दोनों पक्षों की वार्ता हुई है और वार्ता दोनों पक्षों को उच्च अधिकारियों ने बता दिया है। तो जो भी इनको उच्च अधिकारियों ने बता दिया गया है उनके अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के स्कूलों की बात भी अब कर लेते हैं। दरअसल
उत्तराखंड में कई स्कूल ऐसे हैं जहां की इमारतें जर्जर अवस्था में हैं, लेकिन अब उत्तराखंड में ऐसे स्कूलों को जर्जर इमारतों से निजात मिलेगी। तो प्रदेश में स्थित स्कूलों को जर्जर भवनों से जल्द ही मुक्ति मिलने वाली है। आपको बता दें कि चंपावत की घटना के बाद शिक्षा विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी की ओर से विभाग में सभी निदेशकों को निर्देश जारी कर दिया गया है। महानिदेशक ने निदेशकों से जर्जर भवनों की सूची जल्द उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने कहा कि स्कूलों के जर्जर भवनों की संख्या का पता लगने के बाद रणनीति बनाई जाएगी और जर्जर भवनों के जीर्णोद्धार या फिर उनके ध्वस्तीकरण का काम किया जाएगा। द्वारा सुबह इसमें बैठक ली गई थी और जैसा कि आप सबको पता है पूर्व में इस तरह की दुखद घटना हमारे यहाँ हुई जहाँ निष्प्रयोज्य शौचालय गिरने से एक बच्ची की मृत्यु हो गई थी। तो आगे से इस तरह की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो उसको लेकर के उन्होंने काफ़ी गहन मंथन किया था। सचिव साहब जिसमें उपस्थित थे, सारे निदेशक थे। तो उसमें जो हमारे ऐसे भवन हैं जो निष्प्रयोज्य हैं तो उनको आपदा प्रबंधन के तहत कैसे नियमानुसार करके उसको डिमोलिश करना है उसको करना है। उत्तराखंड में लगातार बारिश देखने को मिल रही है और बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और आपको बता दें कि फिलहाल लोगों की मुश्किलें थमने का नाम नहीं लेने वाली हैं क्योंकि अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहने वाला है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम विभाग ने इसे लेकर चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विज्ञान केंद्र के डायरेक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके साथ ही उन्होंने कुमाऊं मंडल की पहाड़ी जनपदों पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर और चंपावत में भारी बारिश होने की संभावना भी जताई है। तो गढ़वाल क्षेत्र में हालांकि हैवी रेन्स की संभावना नहीं लग रही है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश जो है वो मिलती रहेगी। अभी 4 से 5 है, उसके बाद थोड़ी बारिश में कमी आ जाएगी। लेकिन जहाँ तक है मानसून के वापसी की बात है तो मानसून जो है उत्तराखंड में जो सामान्य तिथि है करीब वापसी की तो वो करीब 25 सितंबर है और 30 सितंबर के आसपास तक पूरे उत्तराखंड से मानसून सामान्यतः जो है वो निकलना चाहिए। तो उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है और फिलहाल राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। उत्तरकाशी में एक के बाद एक भूस्खलन के कई मामले सामने आ रहे हैं। NH 108 गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग हिलगुगाड़ के पास पहाड़ी से भूस्खलन के कारण बाधित हो गया है। उत्तरकाशी गंगोत्री राजमार्ग हिलगुगाड़ में जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला और पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। आपको बता दें कि भूस्खलन से मार्ग बाधित होने के बाद सभी यात्री वाहनों को हीना, भटवाड़ी और गंगनानी आदि सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने के कारण मार्ग को खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। जैसे ही पहाड़ी से पत्थर गिरने बंद हो जाएंगे, मार्ग को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। वहीं जिला प्रशासन ने मार्ग खुलने तक यात्रियों के लिए उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंगनानी, झाला, सुखी मल्ला और राजकीय इंटर कॉलेज हरसिल में ठहरने और भोजन की व्यवस्था भी की है। तो लगातार बारिश की वजह से जहां पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं, वहीं मैदानी इलाकों में भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है क्योंकि यहां सड़कें तालाब में तब्दील होती नजर आ रही हैं। तो बुधवार की शाम से लगातार हो रही भारी बारिश से देहरादून के चंद्रबनी चयोला क्षेत्र की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये राजधानी देहरादून के चंद्रबनी चयोला की हैं, जहां आप तस्वीरों पर सांप भी देख सकते हैं। इसके साथ ही सड़कों पर पानी इस कद्र बह रहा है कि मानो ये सड़कें नहीं कोई समंदर हो। वहीं मौसम विभाग ने अभी कुछ दिनों तक बारिश से राहत की कोई गुंजाइश नहीं बताई है। अगले 5 दिनों तक बारिश से राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं। बारिश का असर देखने को मिल रहा है और जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। उत्तराखंड के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।